मेरा बच्चा पैदा हुआ तो नंद ने कहा ये बच्चा मैं गोद लूंगी। मेरी नंद कई साल से बे औलाद थी। मेरे शोहर और मैंने वो बच्चा नंद को गिफ्ट कर दिया, लेकिन चंद दिनों बाद मेरी नंद का अपने शोहर से झगड़ा हो गया और वो बच्चा मुझे वापस दे गई। लेकिन बच्चे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि बच्चा सांस तो ले रहा था लेकिन उसकी आंखें मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव भी हरकत नहीं कर रहे थे। मैं भागकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरा तो दिमाग चकरा गया था, क्योंकि नंद ने मेरे बच्चे को, मेरा नाम शबाना है, हम 3 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी बहन जहनी तौर पर ठीक नहीं थी। हम 2 बहनें और भाई स्कूल जाते थे, जबकि हमारी बड़ी बहन फिरदौस घर में अम्मा के साथ रहती थी। एक बार तो मेरी बहन फिरदौस की इज्जत लूटने लगी थी एक दरिंदे के हाथों, लेकिन ये शुक्र के ऐन मौके पर अब्बा घर आ गए थे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी बहन बचपन से बहुत खूबसूरत थी, सफेद रंगत, लंबे बाल, और वो देखने में कहीं से भी ऐसे नहीं लगती थी कि वो दिमाग की मोटी है। एक रोज अम्मा बाजार से सौदा लेने गई तो आगे चली गई। उन्होंने कुछ कपड़े लेने थे, बस गलती से वो फिरदौस को घर में अकेला छोड़कर चली गई। अब्बा काम पर गए हुए थे और हम लोग स्कूल गए हुए थे। हमारे घर के सामने अंकल मुनीर की करियाने की दुकान थी। वो अक्सर मेरी बहन को मुफ्त में चीजें दे दिया करते थे। गलती तो अम्मा अब्बा की थी कि उन्होंने कभी इस बात पर तवज्जो ही नहीं दी थी। उस रोज भी फिरदौस बाजी दरवाजा खोलकर बाहर चली गई और मुनीर अंकल से चीज लेकर घर आ गई और दरवाजा बंद करना भूल गई। बस इसी बात का मुनीर अंकल ने फायदा उठाया था। उनकी नजर हर वक्त हमारे घर के दरवाजे पर होती थी। उन्हें पता था कि इस वक्त घर में फिरदौस के अलावा कोई नहीं है। उनके दिल में शैतान आ गया था। फिर उन्होंने घर के बाहर एक लड़का खड़ा किया और खुद घर के अंदर चले गए। फिरदौस आप ही कमरे में बैठकर चीज खा रही थी। वो कमरे में जाकर उसके साथ ज्यादती करने ही वाले थे कि इन मौके पर अब्बा घर आ गए। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी आ गए थे। वो लड़का तो अब्बा को देखकर भाग गया था, लेकिन मुनीर अंकल जो मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और मेरी बहन रो रही थी, उसे अब्बा ने जाकर पकड़ लिया था। अब्बा ने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। पहले तो मुनीर अंकल की खूब ठुकाई की और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मुनीर अंकल के भाई भी आ गए थे। वो भी उसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। वो अब्बा से और सब मोहल्ले वालों से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि मुनीर बेशक एक घटिया इंसान है, लेकिन आप लोग इसे पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। बस आप लोग पैसे लेकर इस बात को यहीं खत्म कर दें। हम वादा करते हैं मुनीर यहाँ से दुकान भी खत्म कर जाएगा और आइंदा वो आप लोगों को यहाँ दिखाई नहीं देगा। और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर हम दूसरी तरह से पेश आएंगे, लेकिन अपने भाई को कभी भी जेल नहीं जाने देंगे। आप लोग हमें जानते नहीं हैं। मुनीर के दोनों भाई गुंडागर्दी पर उतर आए थे। उन लोगों ने अपने 8-10 आदमियों को भी बुला लिया था। उनका इरादा यहाँ पर हम लोगों से लड़ने झगड़ने का था और फिर देखते ही देखते मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया था। उन्हें लगता था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और वो गुंडागर्दी करके बात को यहीं दबा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरा मोहल्ला अब्बा के साथ खड़ा था। तकरीबन 200 आदमी मोहल्ले में अब्बा के साथ खड़े हो गए थे। तब जाकर मुनीर के भाइयों ने हार मानी थी। अगर अब भी वो लोग पीछे ना हटते तो मोहल्ले वाले उनका कीमा बना देते, क्योंकि बात झगड़े पर आ गई थी और मोहल्ले के हर घर में बहन बेटी थी। कोई भी उस घटिया इंसान को माफ करने वाला नहीं था। उधर घर में मेरी बाजी और अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मोहल्ले में से किसी ने भी मुनीर के भाइयों की बात नहीं मानी थी। फिर मुनीर अंकल को पुलिस पकड़कर ले गई थी, लेकिन मुनीर के भाइयों ने जाते वक्त अब्बा को धमकी जरूर दी थी कि वो जिंदगी में कभी न कभी इस बात का बदला जरूर लेंगे। आपने हमारी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया है और इस बात का बदला आपको जरूर देना पड़ेगा। उस वक्त मोहल्ले के एक लड़के ने उनकी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और पुलिस वालों को सुना दी थी। पुलिस वाले गुंडागर्दी करने पर मुनीर के भाइयों को भी गिरफ्तार करके ले गई थी। मोहल्ले वालों ने अब्बा को तसल्ली दी कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आप इन लोगों की धमकियों से ना डरें, हम सब लोग आपके साथ हैं। तब जाकर अब्बा का हौसला भी बढ़ गया था। लेकिन शुक्र है खुदा का, जो भी हुआ था अल्लाह ताला ने मेरी बहन की इज्जत खराब होने से बचा ली थी। इस वाक्य के बाद अब्बा बाजी के हवाले से बहुत परेशान रहने लगे थे और अम्मा तो हम बहनों को खुद से जुदा नहीं करती थी। अब्बा और अम्मा दोनों मिलकर घर का खर्चा उठा रहे थे।
अम्मा घर में लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थीं। यूं ही वक्त गुजरता रहा और मैं 16 साल की हो गई थी। अब्बा मुझे कहा करते थे, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी माँ से कपड़े सिलाई का काम सीख लो, कल को शादी के बाद ये सब तुम्हारे काम आएगा। मेरी सबसे छोटी बहन अभी 8वीं जमात में थी और अब्बा का इरादा था कि मेरी छोटी बहन को भी मैट्रिक करवा के कोई हुनर सिखाएंगे जो ससुराल में बेटियों के काम आ सके। लेकिन बेटे को आगे तालीम दिलवा कर कोई अच्छी नौकरी लगवानी थी, इसलिए दिन रात की मुशक्कत अभी भी जारी थी। हालांकि वो 60 साल के करीब हो गए थे, अब तो उनके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी। इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा काम करते थे और मेरी अम्मा गुर्बत और मेहनत की चक्की में पिसते हुए अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगने लगी थी। मेरे जवान होने के बाद मेरे लिए काफी रिश्ते आने लगे, लेकिन अम्मा अब्बा चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी की भी शादी हो जाए। लेकिन अगर कोई मेरी बड़ी बहन को देखने आता तो उसकी शक्लो सूरत देखकर तो फौरन पसंद कर लेता था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता कि वो दिमाग की कुछ हल्की है तो वो लोग फौरन मेरा हाथ मांग लेते थे। फिर अम्मा ने मुझे किसी के सामने आने से ही मना कर दिया था, लेकिन बाजी की शादी फिर भी नहीं हो रही थी तो अम्मा अब्बा ने मजबूर होकर शाकिर के साथ मेरी बहन का निकाह कर दिया, जो मेरी बहन से 20 साल बड़ा था और उसकी पहले से एक बीवी और 3 बच्चे भी थे। लेकिन वो दूसरी शादी करना चाहता था और इसी मोहल्ले में रहता था। उसने अम्मा को मेरी बाजी से निकाह करने का पैगाम भिजवाया और साथ में ये भी कहा कि अगर अपनी बड़ी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो तो मैं तुम्हारी दोनों छोटी बेटियों की शादियां अच्छे घरों में करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये बात अब्बा भी जानते थे, इसलिए अब्बा ने मजबूर होकर हम दोनों के बारे में सोचते हुए बाजी को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अम्मा भी अब्बा के इस फैसले में उनके साथ थीं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती थीं कि मेरी बहन को किसी जवान और कवारे लड़के का रिश्ता तो नहीं मिल सकता था और घर में बिठाने का कोई जवाज नहीं था, क्योंकि भाई तो अभी बहुत छोटा था, उसे अपने पैरों में खड़े होने में वक्त लगता। तो अम्मा और अब्बा किसी के सहारे मेरी बहन को तो नहीं छोड़ सकते थे। मगर किस्मत अच्छी थी कि शाकिर के साथ बहन की शादी होने के बाद वो जहनी तौर पर काफी बेहतर हो गई। पता नहीं ये कुदरत का कोई मौजज़ा था या हालात का करिश्मा था, लेकिन मेरी बहन पहले से ठीक हो रही थी, क्योंकि मेरे बहनोई शाकिर ने उसे अच्छे डॉक्टर को भी चेक करवाया था, जो उसे दवाइयों के साथ अच्छी खुराक भी देते थे। और मेरे बहनोई ने बाजी का बहुत ख्याल रखा। उसकी पहली बीवी गांव की एक सीधी सादी औरत थी, इसलिए उसने अपनी सोतन को बिल्कुल भी तंग नहीं किया और बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे कि सौतेली माँ के सामने खड़े हो जाते। इसलिए बाजी को उसके घर में सेट देखकर मेरे माँ बाप को दिली सुकून मिला। मेरी बहन की शादी के चंद महीने बाद शाकिर भाई ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता बताया जो अम्मा अब्बा को बहुत पसंद आया। उस लड़के का नाम फेरोज था और वो अच्छा कमाने वाला था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 3 बहनों का इकलौता भाई था, मगर तीनों बड़ी बहनें शादीशुदा अपने अपने घरों की थीं और वो अपनी माँ के साथ रहता था। बाप मर चुका था, इसलिए घर भी उसी का था। वो जो कमा रहा था वो भी माँ के हाथ में रखता था। अम्मा अब्बा ने सोचा कि आगे चलकर मैं अकेली राज करूंगी, इसलिए मेरी मंगनी फिरोज के साथ तय कर दी और शादी भी चंद महीने बाद होनी थी, क्योंकि अम्मा अब्बा चाहते थे कि मुझसे छोटी बहन का भी कहीं रिश्ता हो जाए और वो हम दोनों बेटियों के फर्ज से एक साथ सबकदोश हो जाएं। सिर्फ 4 महीने लगे और मेरी बहन का भी रिश्ता पक्का हो गया। अब हम दोनों की शादी 1 महीने बाद होना करार पाई थी। उस वक्त हमारा भाई मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला ले चुका था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। अम्मा अब्बा को तो यूं लग रहा था जैसे एक तवील और थका देने वाली मुसाफत के बाद अब उन्हें सुकून मिलने वाला था। बड़ी बेटी अपने घर में खुश थी, बाकी दोनों बेटियों के भी घर बसने वाले थे और बेटा कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों बहनों की शादियां एक साथ हुई थी। छोटी बहन भी बाजी की तरह इसी शहर में रहती थी, मगर मेरा ससुराल दूसरे शहर में था। शादी के चंद दिनों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि फेरोज मुकम्मल तौर पर अपनी माँ और बहनों के कंट्रोल में थे। अच्छे तो बहुत थे और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते, लेकिन अपना कोई भी फैसला माँ और बहनों की राय और इजाजत के बगैर नहीं लेते थे। खास तौर पर ये तीनों बहनों में से सबसे छोटी बहन तो कुछ ज्यादा ही लाडली और सर चढ़ी हुई थी और माँ के साथ साथ वो भाई पर भी अपना हुक्म चलाती थी। हालांकि वो फेरोज से छोटी थी, लेकिन शादी जल्दी हो गई थी और बाकी दोनों बहनें फेरोज से बड़ी थीं,
लेकिन छोटी को अपनी दौलत का बहुत गरूर था। उसकी शादी अमीरों में हुई थी और उसका घर भी मेरे ससुराल से थोड़ा ही दूर था, इसलिए रोज का आना जाना था। मेरा वलीमा शादी के तीसरे दिन हुआ था और शादी को 2 हफ्ते गुजर गए थे। इसके बावजूद छोटी नंद साहिबा अभी तक मेके में बैठी थी। उनके मियाँ रोज आते, फरमाइशी खाना खाकर चले जाते थे जो मेरी सास बनाती थी, और बजाय नई नवेली भावज के नाज नखरे उठाने के, उल्टा मुझे ही अपनी नंद नंदोई की खिदमत करनी पड़ती थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे खाना बनाने का ऑर्डर मिल गया था। खीर पकाने के बहाने सास ने मुझे किचन में भेजा और नंद ने 3-4 खाने बनाने का हुक्म दे दिया कि भाभी ये सब कुछ तैयार कर लेना और खीर के अलावा भी एक आध स्वीट डिश बना लेना, क्योंकि तुम्हारी दोनों बड़ी नंदे भी अपनी फैमिलियों के साथ आएंगी और मेरे शोहर को तो खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए फ्रूट ट्राइफल बना लेना, वो बड़े शौक से खाते हैं। और मैं अपनी नंद का फरमाइशी प्रोग्राम सुनकर हैरान हो गई, मगर इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैं सुबह नाश्ते के बाद किचन में गई और शाम को ही बाहर निकली थी। उस दिन मैंने अपने ससुराल में पहली कुकिंग की थी और पहली मर्तबा में ही 5 डिशेस खाने की और खीर के साथ लाडले दामाद साहब के लिए फ्रूट ट्राइफल भी बनाया था। मैं थक कर चूर हो गई थी, लेकिन सास ने हुक्म दिया कि बरी में से सबसे भारी जोड़ा निकालो और पहनकर फटाफट तैयार हो जाओ, बाकी सब मेहमान भी आने वाले हैं। और मैं उनके हुक्म की तामील करने के लिए कमरे में चली गई। दिल तो चाह रहा था कि लेटकर सो जाऊं, मगर अम्मा ने यही समझा कर भेजा था कि ससुराल के मामलात बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए ख्याल रखना। बस इसीलिए चुपचाप तैयार होकर मेहमानों को खाना वगैरह देती रही और मेरी नंदे जो खाने पर आई थी सबकी सब पूरे 3 दिन रहकर वापस गईं, और मजाल है जो किसी ने ग्लास भी उठाकर रखा हो। जब नंदे वापस गईं तब मुझे अपनी माँ के पास जाने की इजाजत मिली। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, इसलिए मेरे कपड़े और जेवर वगैरह देखकर अम्मा और मेरी बहनें बहुत खुश हो रही थीं। अब्बा भी बहुत खुश थे, इसलिए मैंने ना तो किसी से कोई बात की और ना ही ये जाहिर होने दिया कि ससुराल में जो 2 हफ्ते गुजार कर आई हूँ वो इकलौती बहू या बावज की तरह नहीं बल्कि मुलाजमा की तरह गुजारे हैं। बस मैं अपने माँ बाप को अब मजीद कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये फैसला कर लिया कि ससुराल में जो भी होगा खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती रहूंगी, क्योंकि जब तक मेरी सास जिंदा है तब तक नंदों का मेका है, उसके बाद तो कम आना जाना होगा। जब मैं मेके होकर वापस गई तो घर में पड़े बेशुमार अधूरे काम मेरा इंतजार कर रहे थे। छोटी नंद तो वैसे भी रोज आ जाती थी, लेकिन अब मैं इस सारी सूरत हाल से तंग होने लगी थी और फेरोज को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मेरी छोटी बहन अब्बा की बड़ी लाडली थी और उनके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तब से हमने उसे हथेली का छाला बना के रखा है और शादी भी इसलिए जल्दी कर दी थी ताकि वो अपने घर और बच्चों में मसरूफ हो जाएगी, मगर उसकी शादी को 8 साल हो गए हैं और अभी तक औलाद नहीं हुई। इस वजह से भी वो कुछ मिजाज की ऐसी हो गई है। ये सुनकर मुझे अफसोस तो हुआ, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अपने हालात और किस्मत की सजा दूसरों को क्यों देते हैं। मैं उनके लिए दुआ ही कर सकती थी, क्योंकि मेरे अख्तियार में तो यही था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत तकलीफ दे साबित होगा। हुआ कुछ यूं कि शादी के 2 महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। डॉक्टर ने जब ये खुशखबरी हमें सुनाई थी तो सबसे ज्यादा फेरोज खुश थे, लेकिन मेरी सास खुश होने के साथ साथ थोड़ी परेशान भी दिखाई दे रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो अपनी बेटी की वजह से ऐसा सोचती हैं। जाहिर है उसकी औलाद जो नहीं थी, लेकिन बेटे की खुशी भी तो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने सोचा कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कयामत तो तब टूटी जब एक दिन मेरी नंद मेके आई और मुझे मुबारक देने के बाद माँ के कमरे में जाकर खूब रोने लग गई। उसके रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, कहीं अपने मियाँ से लड़कर तो नहीं आ गई। ऐसे ही बुरे बुरे ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे, मगर ना तो मैंने अपनी सास से पूछा और ना ही नंद से। खाना भी उन्हें कमरे में ही देकर आई। शाम को जब फेरोज आए तो मैंने उन्हें बताया। वो भी सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि मेरी नंद अभी तक सास के कमरे में ही थी। वो अपनी बहन के पास चले गए। तब मुझे पता चला कि उसे बुखार है और वो 2 दिन के लिए हमारे घर ही ठहरेगी। मैंने सोचा कि प्रोटोकॉल तो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन नाज नखरे साहिबा के उठाए जा रहे थे।
میں بھی حسب معمول اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، مگر دوسرے دن شام کو مجھے میری ساس نے کمرے میں بلایا۔ باقی نندیں بھی وہی تھیں اور فیروز پہلے سے ہی وہیں بیٹھے تھے۔ ساس نے کہا کہ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ فیروز کا ہونے والا پہلا بچہ ہم روبی کو دے دیں گے، کیونکہ اس کی یہی خواہش ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھلا وہ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی اور رائے کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس پر نن نے مجھے خوب باتیں سنائی کہ اپنے بھائی سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں، جس پر میرا پورا حق ہے، اس لیے تم رو دھو کر نحوست مت ڈالو، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، بھائی ملازمہ رکھ کر دے گا، اور تمہاری میڈیسن سے لے کر کھانے پینے کا خرچہ بھی میں اور میرا شوہر اٹھائیں گے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب فیروز کمرے میں آئے تو میں بہت روئی تھی، لیکن وہ بھی مجبور اور بے بس تھے۔ اگر بچہ دینے کے لیے ہاں نہ کرتے تو ماں کو لگتا کہ فیروز کو بہن سے زیادہ وہ اولاد عزیز ہے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ ہمیں تو اور بچے دے دے گا، لیکن میری بہن کی سونی گود بھر جائے گی تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہی ملے گا۔ یہ سن کر میں نے بھی ہمت پکڑی اور روزانہ اپنے آپ کو دلاسا دینے لگ گئی۔ اگلے دن ہی میرے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا گیا۔ کھانا ساس پکاتی تھیں، باقی سارا کام نوکرانی کرتی، اور مجھے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہیں اتارنے دیا جاتا تھا۔ ہر وقت میرے کمرے میں پھل موجود رہتا تھا۔ نند روزانہ آتی تھی، وہ اپنی موجودگی میں مجھے پھل فروٹ کھلاتی اور دودھ بھی پلا کر جاتی تھی۔ یہ لوگ میرا اتنا زیادہ خیال رکھ رہے تھے، مجھے تو بے حد خوش ہونا چاہیے تھا، مگر جب میں یہ بات جانتی تھی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی میری گود سونی ہی رہے گی تو بھلا میں کیسے خوش ہو سکتی تھی۔ جیسے تیسے 6 مہینے گزر گئے اور ایک دن میری نند جب مجھے چیک اپ کے لیے لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کے بعد مجھے باہر بٹھا کر لیڈی ڈاکٹر سے ملی اور بڑی خوش ہو کر باہر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھا میرے نصیب سے تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، بس تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں اور بھی بیٹے دے دے گا، بس تم میرے بچے کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک تو وہ میرا بچہ مجھ سے چھیننے والی تھی، دوسرا بیٹی اور بیٹے کا فرق بھی خوب کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت پورا ہو رہا تھا میرا دل بھی بے حد پریشان اور بے چین رہنے لگا تھا۔ جب سے میرے ہاں خوشخبری آئی تھی میں اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں گئی تھی، بس فون پر بات ہو جاتی تھی اور 2 مرتبہ وہی مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ جان کر انہیں بھی دکھ ہوتا۔ میں نے سوچا تھا جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تب بتا دوں گی۔ میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اپنی اولاد کسی کو نہ دینی پڑے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں جہاں کوئی میری اولاد تو مجھ سے چھیننے والا نہ ہو، مگر فیروز کی محبت مجھے خاموش رہنے پر مجبور کرتی رہی اور ایسے ہی وقت پورا ہو گیا۔ جب میری ڈلیوری قریب تھی تو نند نے میکے میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ تو میرے ہونے والے بیٹے کے لیے بہت سارے کپڑے، جوتے اور کھلونے بھی لے آئی جن کی ابھی اسے ضرورت تک نہیں تھی، اور اسے اپنے گھر میں ایک کمرہ بھی تیار کروایا تھا۔ میری نند نے اپنی دونوں بہنوں کو بھی بتا دیا تھا کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بھی اپنی بہن کو ایسے مبارکیں دے رہے تھے جیسے دنیا میں پہلی بار کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حالانکہ بچے کی ماں تو میں تھی۔ میں چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی اور اپنے دل کو سمجھاتی رہی کہ بیٹا اپنے پھپھو کے گھر اس کے ہاتھوں میں ہی پلے گا اور اسے دنیا بھر کی ہر آسائش ملے گی، لیکن میرا دل نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر جس طرح رات میری طبیعت خراب ہوئی تو فیروز مجھے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ میری نند، ساس اور نندوئی بھی ساتھ گئے تھے۔ ہاسپٹل جانے کے 3 گھنٹے بعد جب مجھے میرے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو میں چپ چاپ لیٹی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری نند مجھے میرا بچہ اپنی گود میں اٹھانے بھی دے گی یا نہیں۔ میں نے تو اسے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نے اسے کچھ دیر کے لیے مشین میں رکھا تھا۔ میرا تو دل بہت ڈر رہا تھا۔ میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک نرس بچے کو لے کر جب کمرے میں آئی تو میری نند نے فٹافٹ اٹھ کر اسے گود میں لے لیا۔ نرس مبارک دے کر چلی گئی۔ فیروز بڑے چپ چپ بیٹھے تھے اور میں ان کی خاموشی کو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی اپنے بچے سے جدا ہونے پر خاموش ہیں، مگر حقیقت تو تب پتہ چلی جب نند نے ایک دم سے بچے کو میرے ساتھ بیڈ پر لٹا دیا اور برا سا منہ بنا کر اپنی ماں کو کہنے لگی کہ میرے ساتھ تو بڑا دھوکا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا تھا بیٹا ہے، مگر آپ کی بہو نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، میں ہرگز ایک بیٹی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ کہہ کر میری نند فوراً کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔
मेरी सास हैरान परेशान खड़ी थी। शायद उन्हें भी अपनी बेटी की तरफ से इस तरह के अल्फाज और रवैये की तवक्का नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी वक्त फिरोज आगे बढ़े और उन्होंने बच्ची को उठाया, उसकी पेशानी पे प्यार किया और उसे मेरी गोद में डालते हुए कहने लगे कि मुबारक हो, तुमने आज मुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। मैं एक बेटी का बाप बनकर अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ और मुझे इसकी पैदाइश के फौरन बाद पता चल गया था कि मैं बेटी का बाप बना हूँ, मगर खामोश रहा क्योंकि रूबी का एक्शन देखना चाहता था और मुझे अफसोस है कि एक औरत होते हुए भी उसके ये ख्यालात हैं। तभी मेरी सास ने भी हम दोनों को मुबारक दी और अपनी पोती को प्यार किया और मुझसे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। बेटी की मोहब्बत में अंधी होकर मैं उसका साथ दे रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो बच्चे के पैदाइश पर इस तरह करेगी। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मैंने अपनी सास के हाथ पकड़े और पोती को उनके हवाले कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत मुतमईन था और मुझे इस इत्मीनान की हकीकत का अंदाजा तो अपनी बेटी के पैदाइश के 25 साल बाद हुआ, जब वो एक डॉक्टर बनकर मेरे सामने खड़ी हुई। हालांकि उसके बाद अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से भी नवाजा था, मगर मेरी बेटी मेरा सबसे पहला फख्र थी। और मेरी वो नंद जो बेटी को बड़ी हकारत से झुटलाकर मेरी गोद में फेंक गई थी, वो आज तक बे औलाद है। उसका शौहर दूसरी शादी कर चुका है और अपनी दूसरी बीवी के कहने पर वो मेरी नंद को कुछ साल पहले ही हमारे घर छोड़ गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। लेकिन कुदरत के रंग भी निराले हैं। मेरी वही बेटी जिसे उसने धुतकार दिया था, आज वही अपनी फुप्पो को संभाल भी रही है और इलाज भी कर रही है। और उसे देख देख कर मैं सोचती हूँ कि इंसान पता नहीं किस गरूर में रब की नेमतों और रहमतों को जुटला देता है। शुक्र है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मेरी नंद जैसा कोई किरदार देखा है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।